या आधे घंटे के अंदर 500 रॉकेट दागे फलस्तीनियों ने। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7 बॉर्डर पॉइंट्स पर एक साथ फजर की नमाज पढ़ के हमला किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायलियों के जो फौजी अफसरान हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली आबादियों में जो सिविलियंस रह रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। आज हजारों लोग फलस्तीनियों की कैद में आज पहली बार 50 साल के बाद आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहादुराना हमला अपने हुकूक के लिए उन लोगों ने किया है। तो इसमें क्या तकलीफ है किसी दुनिया को? अटैक हुआ, कह रहे हैं कि टेरर अटैक है, ये कोई आम बात? जो लोग ये कह रहे हैं, ये टेररिज्म की डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है टेररिज्म? टेररिज्म पे 1700 घंटे यूनाइटेड नेशंस और लीग ऑफ नेशंस ने मिलकर बहस की है। आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन कोई मुतफक्का डेफिनेशन दुनिया के सामने मौजूद नहीं है। तो जो लोग टेररिज्म की बात कर रहे हैं वो पहले खुद आके समझें कि टेररिज्म कहते किसे हैं, और अगर ये टेररिज्म है तो वो क्या था जो 2006 में दीवारों पे बच्चों को बांध के तोपों से इजरायलियों ने उड़ाया था? वो क्या था जो 2012 में जो इजरायलियों ने हमला किया था साउथ की साइड में? वो क्या है जो 2006 से लेकर आज तक 20 लाख लोगों को आपने ओपन जेल में बंद करके रखा है? वो क्या है जो अबू गरीब की जेलों में आप जाके तशद्दुद बर्पा करते हैं निहत्ते और मासूम और बेकसूर लोगों पर? वो क्या है कि आप पिछले 1945 से आज तक मुकामी आबादी को जो है उसको टेरराइज करके मार पीट के घर से भगा देते? उसे क्या कहेंगे? सर, आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता का ये बयान आता है कि इंडिया का सहानुभूति इजराइल के साथ। देखिए, आरएसएस की हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी इंडिया नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा है ना, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी में बयान दिया है, बहुत आजिलाना बयान है। ये देश के जो ख्वाहिशात है और देश की जो पॉलिसी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। वजीर आजम ने जो बयान दिया है, वजीर आजम को ने बहुत जल्दी में बयान दिया है, गैर दानिशमंदाना बयान है। उनको चाहिए था कि पहले मुल्क के लोगों से वो कंसल्ट करते, या जो हमारे बड़े सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स बैठे हैं जो फलस्तीन और इजराइल के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पिछले 50 सदी से जो फलस्तीन को कवर करते हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए था। आपने खाली वो बयान दे दिया जो अमेरिका ने बयान दिया। तो अमेरिकी बयान को रिपीट करना हमारे वजीर आजम की तरफ से कोई शोभनीय तो है नहीं। हम गैर जानिबदार हैं इजराइल रशिया एंड यूक्रेन की जंग के मामले में। हमने कहा हम गैर जानिबदार हैं, सारे देश को उसकी सपोर्ट हासिल है उस पॉलिसी की। ये मामले में ये कितनी दूर तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। अभी 4 घंटे हुए हमले किए हुए और आप कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए। आप किसके साथ खड़े हुए जब आप कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े? आप खड़े हैं उन दहशतगर्दों के साथ में जो हक तलफी कर रहे हैं 1945 से लेकर अब तक। कैसे ये बयान दे दिया? ये एक गैर सिफारती, अनडिप्लोमेटिक, अनपॉलिटिकल, अनपार्लियामेंट्री ये एक बयान है जो वजीर आजम ने दिया। उनको रुजू करना चाहिए, ये बयान को मॉडिफाई किया जाना चाहिए। ये प्रॉपर बयान नहीं है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट का ये बयान नहीं है, यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट का बयान हो सकता है। उनकी जो है एज और ओल्ड एक पॉलिसी है कि वो हमेशा इजराइल के को पालते रहे, उसको देते रहे। इंडियन मीडिया अभी चिल्ला के हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं, आतंकवादी बता दे रहे हैं, इस पे क्या? मैं तो इंडियन मीडिया से पहले पूछिए कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो आतंकवादी घटना थी या नहीं थी, और आतंकवाद की कितनी समझ है। इंडियन मीडिया से कहिए कि पहले इंडियन मीडिया भी पूरा ना कहिए ना। इंडियन मीडिया 2 किस्म का है। एक वो है जो गोदी मीडिया है, जो उन पैसों पे जो कॉर्पोरेट के पैसों से पलता है। एक वो मीडिया है जो आप हैं, जो अल्टरनेटिव मीडिया है। तो आप पूरे मीडिया को नहीं कह सकते, आप मोदी मीडिया को कहते हैं। तो वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे कहिए कि वो आगे पहले टेररिज्म पे बहस कर ले कि टेररिज्म किसे कहते हैं। और ये बताइए, ये एंकर्स की नॉलेज क्या है? ये कितने पढ़े लिखे? तो मैं जानता हूं कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे साथ बैठ के बहस कर ले। उनको फलस्तीन और इजराइल के किस्से के बारे में 100 साल पुराना किस्सा है, क्या जानते हैं ये लोग इजराइल और फलस्तीन के किस्से के बारे में? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा इजराइल और फलस्तीन के बारे में। इनके बॉसेस तोते की तरह जो इनको रटवाते वो ये बोलना शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा इनकी कोई नॉलेज नहीं है। किसी एक एंकर को चैलेंज कर रहा, ये जिसे आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, इसके एक एंकर को पकड़ लाइए मेरे पास और ये बैठ के मुझसे बात कर ले इजराइल और फलस्तीन के इशू पे, तो पता चल जाएगा इनकी नॉलेज क्या है। जो जिनको ये टेररिस्ट बोल रहे हैं, इनको क्या मालूम है कि इजराइल ने क्या क्या बजालिम वहां पे किया है? इनको क्या मालूम है कि फलस्तीन ने के मुसलमानों ने वहां क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किया है और खामोशी और सब्र के साथ बर्दाश्त किया है? इनको क्या मालूम है कि रीजन क्या है फलस्तीन का? शुरू कहां से हुआ झगड़ा, क्यों शुरू हुआ, 100 साल की हिस्ट्री क्या है और पिछले 1500 साल की हिस्ट्री फलस्तीन और इजराइल की क्या जानते हैं ये?
कि कुछ जाने समझे बगैर सिर्फ अपने आका के इशारे पर आका के दिए हुए अल्फाज बोले, तो ये आका के हुक्म की बरदारी है। नौकरों का, मुलाजिमों वाला, गुलामों वाला एक अंदाज है कि गुलाम बन के आका ने जो कह दिया गुलाम ने वो दोहरा दिया, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है ना, कोई ये जो फैक्ट्स है उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो बोलते रहिए आप टेररिस्ट। यूनाइटेड नेशंस ने बोला टेररिस्ट हमास को। हमास एक इलेक्टोरली इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है गजा स्ट्रिप की। इस फैक्ट से कोई इंकार नहीं कर सकता दुनिया में। 2006 में भी इलेक्शन हुआ और उसके बाद भी हुए। और अभी जो अल फतह ग्रुप है, जो रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप भी कहा जाता है, वो और हमास दोनों एक साथ है। तो क्या अल फतह टेररिस्ट है जिसने हमास से मुआहदा किया है? और हमास को किसी भी एक इंटरनेशनल बॉडी ने टेररिस्ट करार नहीं दिया है। तो अगर इजराइल कहता है तो इजराइल इज नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड। अगर यूएस कहता है तो यूएस इज नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड। अगर डिसाइड करेगी तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉडी डिसाइड करेगी ना कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है। तो ये यूएन ने कभी भी नहीं कहा। तो अगर इंडियन मीडिया बोल रहा है, इंडियन का गोदी मीडिया बोल रहा है, तो ये जाहिर है कि अपने आका की मुलाजमत बचाने की एक कोशिश है जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी ये मीडिया सच बोलता ही नहीं है। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तारीख में ऐसा किया जाएगा कि याद रखा जाएगा, ऐसा सबक सिखाएंगे। नहीं, हमास ने जो कुछ किया एक तारीखी इक़दाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उठा के देख लीजिए 100 साल की तारीख में फलस्तीन के अवाम ने, मुकामी अवाम ने पहली मर्तबा अपने हक की मुजाहिमत के लिए तन्हा इक़दाम किया है। इससे पहले जितनी भी 2 जंगें 3 जंगें हुई उसमें अरब ममालिक उनके साथ थे। ये पहला मौका है कि फलस्तीन में दाखिली तैयारी करके फलस्तीन के मजलूमीन ने एक फौजी कार्रवाई अब तन्हा अपने बल पर की है। ये पहला मौका है, तो तारीखी मौका है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ईरान का सपोर्ट हासिल है उनको। इजराइल के दावे हैं ना, इजराइल से बड़ी झूठी रियासत नहीं है कोई जिसने आज तक अपना दस्तूर बनाने के लायक नहीं है, आज तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनाए। वो हमेशा एक कोलिशन गवर्नमेंट में रहे। फ्रैक्चर्ड अनस्टेबल पॉलिटी, फ्रैक्चर्ड अनस्टेबल इकोनॉमी, फ्रैक्चर्ड अनस्टेबल पब्लिक, आवाम तक सड़कों पे उनके रहते, उनकी बात का क्या एतबार है? 75-70 लाख लोग उनकी कुल वहां हिमायत करने वाले लोग हैं, बाकी 1.5 करोड़ के मुल्क में 60% से ज्यादा उनके मुखालिफ है। वो पहले अपने मुल्क में एक कंसेंसस अपने बारे में कायम कर ले, तब उनकी बात काबिल एतबार कुछ किसी हद तक हो भी सकती है, अभी तो नहीं है। अहमद साहब, हमास को हिजबुल्लाह का साथ मिल गया। अभी हमने खबर पढ़ी कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है, इसको किस तरीके? मैं इसीलिए कह रहा था, देखिए अब इसका एक्सपेक्टेशन था कि पड़ोस से हिजबुल्लाह हमास की हिमायत में पहले से खड़ा रहा है, हमेशा खड़ा रहा है, और इस मामले में हिजबुल्लाह सामने आएगा। हिजबुल्लाह अगर सामने आता है तो सीरिया भी सामने किसी वक्त आ सकता है। अगर सीरिया सामने आता है तो ईरान, जो अभी तक प्रॉक्सी की हैसियत से हिमायत करता था हिजबुल्लाह और हमास की, वो बराह रास्त भी सामने ना आ जाए कहीं। और अगर ईरान बराह रास्त सामने आता है तो एक बहुत बड़ी जंग होगी। अगर ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह का, लेबनान का हिजबुल्लाह और ये सब आ जाते हैं तो मजबूरी बन जाएगी बहुत सारे ममालिक की कि वो भी उनके साथ, तो बहुत बड़े खित्ते में ये एक जंग फैल सकती है, ये आग फैल सकती है। और इसमें जो ममालिक शरीक हैं उनमें से सारे ममालिक भारत के दोस्त ममालिक हैं। मिस्र भारत का दोस्त है, ये जॉर्डन भारत का दोस्त है, सीरिया भारत का दोस्त है, ईरान से हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप है। ऐसे में एकदम से ये कह देना खड़े होके कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, बुरे वक्त में हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये नादानिशमंदी है, ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये बहुत जल्दबाजी है, ये इसका नुकसान देश को हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जंग अगर, और हिजबुल्लाह की खबर है कि उन्होंने मिसाइल दागे हैं, तो 2006 में बहुत बड़ी जंग हुई थी और हिजबुल्लाह की ने जो जंग लड़ी थी, अकेले हिजबुल्लाह ने लड़ी थी इजराइल के साथ, उस जंग में पसीने आ गए थे इजराइल को। 15 दिन में जंग बंदी तो हिजबुल्लाह जीता था उस जंग में, याद रखना चाहिए। और आज जो मरहला है, हिजबुल्लाह अगर रॉकेट्स दाग रहा है तो ये सीरिया खामोश नहीं बैठ पाएगा बहुत देर। सीरिया अगर इन्वॉल्व हो गया तो ईरान खामोश नहीं। ये इस पूरे रीजन में रूस और यूक्रेन की तरह का नहीं है, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मखदूश मामला है, बहुत फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। क्या है, आरएसएस हित में देश नहीं चल सकता, देश हित में देश चलेगा। भारत से भी आवाज उठ रही है कि अगर भारत सरकार जब इजराइल के साथ खड़ा है तो भारत में रहने वाले लोग फलस्तीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये भारत सरकार अगर गलत खड़ी है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसको तो गलत बताना पड़ेगा ना कि आप गलत खड़े हुए हैं, तो वो गलत बताया जा रहा है। ये तो भक्त लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के जो ऐसी बात कर रहे हैं, ये देश के लोग, सारा का सारा देश ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बात तो नहीं। लोग कह रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, कहीं देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वो चिन्हित तो ये लोग को करना पड़ेगा कि जो देश हित के खिलाफ सोच रहे हैं
भाई जहां पर हम नॉन अलाइंड रह सकते हैं, जहां मेडिएशन कर सकते हैं, वहां पार्टी बन जाएंगे, वो भी उस मुल्क के लिए जो ट्रेटर कंट्री है, वो भी उस मुल्क के लिए जो अब गासिब बन के जिसने ऑक्युपायर है, उस मुल्क की हिमायत में आप खड़े होंगे, वो भी वो मुल्क जो ये बता नहीं सकता कि उसके ऊपर हमला होने वाला है अगले 24 घंटे में, वो मुल्क जिसकी आर्मी जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ताश के पत्तों की तरह इजराइल की आर्मी ढह गई, उस मुल्क के फेवर में हम खड़े होंगे, वो देश हित होगा। अरे